ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सारे नेम्ड रिएक्शंस पे वीडियो बनाया है, कन्वर्जन क्वेश्चंस पे वीडियो बनाया है, पूरे इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज पे वीडियो बनाया है और अब बारी थी डेरिवेशंस की। सो यहाँ पे सारे टेक्सचुअल डेरिवेशंस कवर हो गए हैं। यू आर गोइंग टू एंजॉय द वीडियो बट डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द नोट्स, क्योंकि यहाँ से कोई भी डेरिवेशन आएगा तो मिनिमम 3 मार्क्स का तो पक्का आएगा। सो एंजॉय द वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। हाय बहनों, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। हम देखने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सारे डेरिवेशंस और उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट। It is a very easy chapter and trust me the derivations of this chapter are also super easy. अब इसमें का एक derivation है find out the relationship between density of a substance and calculate its H length. अब सबसे पहला देखो, हम कुछ बेसिक चीजें लिख लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। फिर सबको पता है मास हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब। उसके बाद मोलर मास, मोलर मास को हम कैसे डिनोट करेंगे? तो मोलर मास को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। अब देखो सिंपल बात है, हम सबको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो बस डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो हम सबको पता है मैम, इतना बेसिक। हाँ बेसिक है, लेकिन अब इधर सिर्फ मास अपॉन वॉल्यूम नहीं आएगा, हमको बोला गया है टोटल मास निकालो। तो टोटल मास कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय, कैसे निकालेंगे टोटल मास? मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो टोटल मास हमको निकालना है, तो सिर्फ मास नहीं निकालना, सिर्फ मास बोला होता तो स्मॉल एम, लेकिन टोटल मास बोला है तो स्मॉल एम इंटू एन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो, सो डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू कैसे कैसे? अरे बोलो बोलो, देखो रो लिखो या डेंसिटी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे बाबा मैम ऐसे क्यों लिखा? सो डेंसिटी तो आप समझ गए, स्मॉल एम इंटू एन अपॉन ए क्यूब, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक फॉर्मूला है मोलर मास का, पता है क्या फॉर्मूला है? मोलर मास का फॉर्मूला है स्मॉल एम इंटू एवोगैड्रोस नंबर। मोलर मास का फॉर्मूला है स्मॉल एम इंटू एवोगैड्रोस नंबर। मैम ये एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब स्मॉल एम हम कैसे निकालेंगे? तो स्मॉल एम को वही रखो, मोलर मास के नीचे शिफ्ट करो एवोगैड्रोस नंबर को, मोलर मास के नीचे शिफ्ट करो एवोगैड्रोस नंबर को, और यही वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां पे मैं लिख रही हूं सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग, कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यू? तो इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सो डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल एम की वैल्यू क्या है? कैपिटल एम अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। छोटे एन को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया, और नीचे का ए क्यूब एज इट इज, नीचे का ए क्यूब एज इट इज। समझ में आया क्या बॉस? सो इट इज वेरी 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 चिंदी। सबसे पहले हमने निकाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है एन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, और मोलर मास होता है कैपिटल एम। अब डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन टोटल पार्टिकल्स बोले हैं तो स्मॉल एम इंटू एन होगा अपॉन ए क्यूब, क्यू क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। अब डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल पार्टिकल्स बोला तो स्मॉल एम इंटू एन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी ए क्यूब। अब ध्यान से सुनो, ये जो छोटा m है इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है। अब ये छोटे m की क्या वैल्यू है? तो छोटे m की वैल्यू कैसे निकाले? तो उसके लिए आप मोलर मास की वैल्यू निकालो। मोलर मास इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अब स्मॉल m कैसे निकाले? तो एवोगैड्रोस नंबर को नीचे शिफ्ट करो। सो मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर हुआ। अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू इन इक्वेशन 1। स्मॉल m की जगह आ जाएगा कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, छोटा n एज इट इज, ए क्यूब एज इट इज। डन बॉस? चलो
नेक्स्ट, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल दैट हैज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब देखो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है। बस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, 9th में था हमको ये फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने अभी देख लिया, कितना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। वेरी गुड मैम। अब ये जो ए है क्या? ए है क्या? तो बॉस ये ए जो है इसको हम बोलते हैं एज लेंथ। ए को हम बोलते हैं एज लेंथ और इसका वैल्यू है ट्वाइस आर। ए यानी होता है एज लेंथ और एज लेंथ का वैल्यू होता है ट्वाइस आर। समझ में आया सबको इधर तक? यस और नो, यस और नो, यस और नो। ए होता है एज लेंथ और एज लेंथ का वैल्यू होता है ट्वाइस आर। अब ध्यान से सुनो, अब हमको निकालने बोला है पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, एज लेंथ है ए और ए का वैल्यू कितना है? ट्वाइस आर। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब into 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब into 100। अब into 100 क्यों किया? क्योंकि परसेंटेज में बोला है। अब तुम मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है कितना? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? ए क्यूब। और परसेंटेज में निकालना है तो into 100% कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, परसेंटेज में निकालना है into 100 कर दो। अब ध्यान से देखो, कैसे देखो? ध्यान से देखो 4/3 कितना होता है? 4/3 होता है 1.33, पाई का वैल्यू होता है 3.14, आर का क्यूब मतलब है आर क्यूब अपॉन ए का वैल्यू कितना बोला था मैंने? ट्वाइस आर। तो ये हो गया ट्वाइस आर का क्यूब। समझ में आया क्या? समझ में आया? सिर्फ वैल्यूज मैंने कर दिए सब्स्टिट्यूट। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस। देखो फिर से बता रही हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, एज लेंथ है ए, लेकिन ए का वैल्यू कितना होता है? ट्वाइस आर। अब हम ये कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब into 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ए क्यूब, परसेंटेज में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 4/3 होता है 1.33, पाई होता है 3.14 और आर का क्यूब तो वो तो वैसा ही है। अब ए का वैल्यू कितना है? ट्वाइस आर, तो ट्वाइस आर का क्यूब। देखो अभी 4/3 यानी 1.33 into 3.14 into r क्यूब into 100 अपॉन 2 का क्यूब। अभी 2 2 जा 4 मत करो, 2 into 2 into 2 मतलब कितना हुआ? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और r का क्यूब हो गया r क्यूब। इज देयर एनीथिंग यू कैन कैंसल? r क्यूब कैंसल। अब क्या क्या बचा रे? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 into 3.14 into 100 अपॉन 8। अब ये करो और मुझे इसका आंसर बता दो जल्द ही। क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा इसका आंसर? तो बॉस इसका जो आंसर है, इसका आंसर आएगा 52%। कितना आएगा? 52%। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 52%। समझ में आया? सो ये रहा आपका पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब,
एज लेंथ मतलब ए का वैल्यू है ट्वाइस आर। अब पैकिंग एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है a क्यूब, परसेंटेज में है इनटू 100 करो, 4/3 1.33, पाई का वैल्यू 3.14, आर क्यूब एज इट इज a। अब a हम कैसे निकालेंगे, तो a इज इक्वल टू ट्वाइस आर, a इज इक्वल टू ट्वाइस आर, अरे बोलो बोलो बोलो, हाँ वेरी गुड। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ 8, और r का क्यूब r क्यूब बस कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये आ गया आपका पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। डन डना डन डन डना डन। अब हम बढ़ेंगे आगे बॉडी सेंटर्ड के पास। यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो बढ़े बॉस आगे, यस और नो, यस और नो, यस और नो। ओके, अब हम जाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी के पास, बट अब हम पैकिंग एफिशिएंसी करेंगे बीसीसी का, यानी बॉडी सेंटर्ड का। अब यहाँ पे भी सारी चीजें सेम है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है a क्यूब, ठीक है। अब आता है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब into 100%, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब into 100%। अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। अब देखो, आपने सिंपल वाले में कुछ भी नहीं किया, सीधा 4/3 पाई आर क्यूब ले लिया, लेकिन बीसीसी में 2 पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो। तो अगली बार मैं पूछूंगी बीसीसी में मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, तो तुम बोलोगे मैम क्योंकि इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है, इसीलिए 4/3 पाई आर क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन 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 इधर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल एक ही है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल 1, इसीलिए इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। परसेंटेज है तो इंटू 100% करो, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4/3 मतलब 1.33, पाई मतलब 3.14, आर क्यूब एज इट इज, 2 एज इट इज, 100 एज इट इज, अपॉन a क्यूब कितना है, a का वैल्यू कितना है 4/√3, 4/√3r, 4/√3r, 4/√3r। अब 4/√3r a का वैल्यू है, उसका क्यूब ले लो। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब इंटू 2 इंटू 100 अपॉन, बॉस 4 का क्यूब कितना है 4 इंटू 4 इंटू 4 64, कितना है 64, अपॉन √3 का क्यूब होता है 5.19, और ये रहा आर क्यूब। अब कैंसल क्या होगा रे, आर क्यूब कैंसल कर दो, और ये 5.19 को ऊपर लेके जाओ। सो 1.33 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 100, 5.19 को ऊपर लेके जाओ। थोड़ा इधर खिसका के लिखती हूँ, देखो 1.33 3.14 इंटू 2 इंटू 100, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, उसको ऊपर लेके जाओ। 5.19 अपॉन 64, तो कितना हुआ पैकिंग एफिशिएंसी, तो बॉस पैकिंग एफिशिएंसी इसका हुआ 68%। तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ सेम है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब a का
वैल्यू सब में अलग रहेगा। सिंपल में a का वैल्यू था ट्वाइस r, इधर a का वैल्यू है 4/√3r। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, 3 क्यों लिखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a गायब हो गया था, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 2। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई r क्यूब, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है a क्यूब इनटू 100। अब देखो 4/3 होता है 1.33, पाई है 3.14, r का क्यूब r क्यूब, 2 एज इट इज 100 एज इट इज। a कितना है 4/√3, तो 4/√3 r का ले लो क्यूब, 4 का क्यूब 64, √3 का क्यूब 5.19, r क्यूब कैंसिल, ये 5.19 ऊपर लेके जाओ, कैलकुलेट करो, तुम्हारा आंसर आएगा 68%। बढ़े आगे, चलो उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल crystal that has face centered cubic cell, again volume of sphere कितना है रे, 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है रे, a क्यूब, और a का वैल्यू कितना है 2√2। सिंपल में a का वैल्यू था ट्वाइस r, बीसीसी में a का वैल्यू था 4/√3r, इधर a का वैल्यू है 2√2r, और उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बॉस इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 4। कितने होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 4। समझ में आया क्या बॉस? चलो अब हम लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। कैसे लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी? तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100%। समझ में आया क्या? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। देखो बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई किया। एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करो, इनटू 100 कर दो क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब। अब तुम बोलोगे मैम जी a क्यूब का वैल्यू कितना है, तो देखो 4/3 मतलब 1.33, पाई मतलब 3.14, r क्यूब एज इट इज, 4 एज इट इज, 100 एज इट इज। What is the value of a? 2√2r, 2√2r। क्या बोला मैंने? 2√2r, 2√2r। समझ में आया सबको इधर तक? Yes or no? Yes or no? 2√2r, yes or no? Yes or no? Yes or no? चलो जल्दी बोलो, बड़े आगे बड़े आगे बड़े आगे। अरे हाँ या नहीं कुछ तो बोलो चैट में। वेरी गुड। देखो अब पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू r क्यूब इंटू 4 इंटू 100। अब 2 का क्यूब कितना है रे? 2 का क्यूब कितना है रे? 8, और √2 का 2.82, और r का क्यूब, r क्यूब। व्हाट कैन वी कैंसल? r क्यूब कैंसल। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1.33 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 2.82। बॉस पैकिंग एफिशिएंसी आ गई है 74%। समझ में आया सबको? सो यहाँ पे a का फॉर्मूला 2√2, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 4 और पैकिंग एफिशिएंसी 74। बीसीसी के केस में a का है 4/√3r
उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 2, और फिर हम आते हैं इधर, A की वैल्यू है 2 और नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 1। समझ में आया क्या बॉस? चलो बढ़े आगे। ओके, अब हम बढ़ेंगे आगे, विच इज चैप्टर नंबर 2, विच इज कॉल्ड एज योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। अब देखो, सॉल्यूशन में 4 डेरिवेशंस है मेन वाले, और इन 4 में से एक तो आना ही आना है। सॉलिड स्टेट में से मोस्टली डेंसिटी का आता है, और वो जो पहला वाला था ना 52% वाला, वो वाला आता है। सॉल्यूशन में ये 4 में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है, ये 4 में से कोई भी एक आ सकता है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, देखो, डिराइव मोलर मास ऑफ सोल्यूट फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ध्यान से देखो, पहले तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का तुम फॉर्मूला लिख दो, पता है क्या है, डेल्टा P इज इक्वल टू P01 इंटू x2। अब तुम बोलोगे मैम डेल्टा P क्या होता है? डेल्टा P होता है चेंज इन प्रेशर, और P01 होता है प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट। डेल्टा P क्या होता है? डेल्टा P होता है चेंज इन प्रेशर, डेल्टा P है चेंज इन प्रेशर, और P01 क्या है? P01 क्या है? तो P01 को हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो, ध्यान से देखो, डेल्टा P अपॉन P01, ये P01 को नीचे लो और x2 को वही रखो, x2 को वही रखो। मैंने बताओ क्या क्या किया, डेल्टा P अपॉन P01 कर लिया और इज इक्वल टू x2। सो बस P01 को नीचे शिफ्ट कर दिया। अब ध्यान से सुनो, x है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय x2? व्हाट डू यू मीन बाय x2? तो बॉस x2 इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस 2। ठीक है, सो x2 है क्या? x2 है क्या? x2 इज द मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे? n2 अपॉन n टोटल, यानी n1 प्लस n2। बट प्रॉब्लम ये है n2 का वैल्यू बहुत छोटा है। सो बिकॉज द n2 वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, n2 का वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, हम इसको x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं, n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं। सो सिंपल है। देखो, पहले तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आना चाहिए, डेल्टा P इज इक्वल टू x2 इंटू P01। उसके बाद चेंज इन प्रेशर होता है डेल्टा P। अब क्या करो, x2 को वही रखो, P01 को नीचे ले लो, तो डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू x2, डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। अब x2 कैसे निकालेंगे? n2 अपॉन n1 प्लस n2, n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब n2 इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो लिखने में कोई वो नहीं है, लिख के कोई पॉइंट नहीं है, तो n2 अपॉन n1 हो गया। अब ध्यान से सुनो, हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से, डेल्टा P अपॉन P01, x2 में हम क्या लिखेंगे? n2 अपॉन n1। क्या लिखेंगे? n2 अपॉन n1। अब n2 होता क्या है? तो बॉस n मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, n मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो मोल्स का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऊपर भी नीचे भी गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऊपर भी गिवन मास अपॉन मोलर मास, नीचे भी। अब ऊपर 2 है तो 2 2, नीचे 1 है तो 1 1। खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात। अब क्या क्या बचा देखो, डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 के साथ लेके जाओ M1 को, W2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो के साथ लेके जाओ M1 को, और W1 के साथ नीचे लेकर आओ M2 को।
W1 के साथ नीचे लेकर आओ M2 को। समझ में आया क्या बॉस? तो हमने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है। सबसे पहले डेल्टा P लिख दिया, चेंज इन प्रेशर। कैसे निकालेंगे? x2 इंटू P01। P01 को क्या करो? नीचे शिफ्ट करो। सो डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। x2 कैसे निकालेंगे? N2 अपॉन N टोटल। अब N2 इतना छोटा है कि डिनोमिनेटर में लिख के कोई फायदा नहीं है, तो N2 अपॉन N1 लिख दिया। अब N2 अपॉन N1, N होता क्या है? मोल। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 2 है तो 2 2, 1 है तो 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। W2 के साथ लेके जाओ M1 को और W1 के साथ लेकर आओ M2 को। समझ में आया क्या बॉस? यस और नो? चलो बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हो गया सबका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिराइव मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। नाउ व्हाट इज द स्मॉल एम? तो बॉस ये स्मॉल एम को हम बोलते हैं मोलैलिटी। स्मॉल एम को हम बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। समझ में आया क्या बॉस? ये है मोलैलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं, ठीक है? सॉल्यूट को हमेशा नंबर देना है 2, ध्यान से सुनो, और सॉल्वेंट को हमेशा से नंबर देना है 1। सॉल्यूट इज ऑलवेज 2, सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1। सॉल्यूट इज ऑलवेज 2, सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1। क्यों? क्योंकि ऐसा सोचो, आपका जो सॉल्यूट होता है वो कम होता है, सो जो कम है उसको 2 प्रायोरिटी दो, जो ज्यादा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दो। फिर मास को हम दिखाएंगे W से, मोलर मास को हम दिखाएंगे M से। सो सॉल्यूट है इसीलिए 2, मास को हम दिखाएंगे W यानी वेट, मोलर मास को हम दिखाएंगे M से। तो ये हो गया 2 2, ये हो गया 1 1। सो सॉल्यूट मतलब 2, सॉल्वेंट मतलब 1, मास मतलब W2, मोलर मास मतलब M2, सॉल्वेंट मतलब 1, मास मतलब W1, मोलर मास मतलब M1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। अब स्मॉल m क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट तो 2 होता है, सो N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट मतलब ये और मास मतलब W1, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बोला है इसीलिए डिवाइड बाय 1000 कर दो। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बोला है इसलिए डिवाइड बाय 1000 कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ध्यान से डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू, नीचे का तो फिक्स है W1 अपॉन 1000। अब N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन सॉल्यूट का गिवन मास कितना है? सॉल्यूट का गिवन मास है W2, मोलर मास है M2। सो गिवन मास है W2, मोलर मास है M2। डन। अब तो इतना सिंपल है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 के साथ जाएगा 1000 अपॉन W1 के साथ आ जाएगा M2। सो सिंपल, समझ में आया सबको? ये हो गया डेरिवेशन ऑफ मोलर मास फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टेक अ स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। अब डेरिवेशन फॉर फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, ये कैसे होगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। सब कुछ सेम है, उधर बस डेल्टा TB था, इधर डेल्टा TF है, KB था, KF है, स्मॉल m है।
अब ध्यान से देखो, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m कैसा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब वही दिमाग लगाओ, सल्यूट होता है 2, सॉल्वेंट होता है 1, गिवन मास W, मोलर मास M, गिवन मास W, मोलर मास M, सॉल्यूट है तो 2 2, सॉल्वेंट है तो 1 1, सिंपल। अब हम इसको कैसा लिखेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, तो N2 मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास यानी W1 इन kg डिवाइड करो बाय 1000। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF N2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास W2 अपॉन मोलर मास M2, सो W2 M2 और फिर W1000। उसके बाद अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 के साथ जाएगा 1000 और W1 के साथ आएगा M2। समझ में आया बॉस, ये रहा आपका फाइनल फॉर्मूला। सबको क्लियर 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 क्लियर, यस और नो, यस और नो, यस और नो। सो ये रहा आपका डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m, स्मॉल m इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब क्या हो गया, सल्यूट यानी N2, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी W1 अपॉन 1000, डन। चलो डन, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट, हाउ मोलर मास ऑफ सल्यूट इज डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, पाई का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल MRT, पाई का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल MRT। अब आप बोलोगे मैम मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू कैपिटल M मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको मैंने लिख दिया N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो N2 बाई V हो गया। सो पाई का फॉर्मूला है कैपिटल MRT, कैपिटल M इज द मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इधर आ जाएगा कैपिटल M के जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी N2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी V, सो N2 बाय V हो गया। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2, तो हमने देखा मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास है W, मोलर मास है M, 2 है तो 2। अब कैसा होगा, पाई इज इक्वल टू N2 कितना होता है, W2 अपॉन M2 और फिर इधर V एज इट इज। सो इन शॉर्ट ये N2 के जगह मैंने लिख दिया W2 अपॉन M2 और ये V एज इट इज, RT एज इट इज। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। समझ में आया क्या बॉस, ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। पाई का फॉर्मूला है कैपिटल MRT, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V, RT एज इट इज। N2 का वैल्यू है W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2, RT और V एज इट इज। चिंदी कैसा है, चिंदी। चलो बड़े आगे, ओके। नेक्स्ट, यूजिंग रॉल्स लॉ शो दैट डेल्टा P इज इक्वल टू P01 x2। अब रॉल्स लॉ क्या है, रॉल्स लॉ है P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। रॉल्स लॉ क्या है, P1 इज इक्वल टू P01 x1।
अब ध्यान से सुनो, x1 और x2 का एडिशन होता है 1, x1 प्लस x2 होता है 1, फिर x1 कितना होगा, तो बॉस x1 होगा 1 माइनस x2, x1 होगा 1 माइनस x2, x1 होगा 1 माइनस x2, ठीक है। सो P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P नॉट 1 है, x1 प्लस x2 होता है 1, फिर x1 कितना हुआ 1 माइनस x2। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू x1 कितना है, P1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, P1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, और इधर आ गया P नॉट 1। समझ में आया क्या मैंने क्या किया, x1 के जगह मैंने डाल दिया 1 माइनस x2 और इधर आ गया P नॉट 1। अब कर दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, P नॉट 1 इंटू 1 P नॉट 1, बीच का माइनस साइन एज इट इज। अब क्या करेंगे, P नॉट 1 x2, समझ में आया। सो बेसिकली कैसे मल्टीप्लाई किया, P नॉट 1 इंटू 1 P नॉट 1, बीच का माइनस साइन एज इट इज। अब क्या हुआ रे, P नॉट 1 इंटू x2 P नॉट 1 x2। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म हम उधर लेके जाएंगे, तो वो चले जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा पूरा टर्म उधर चले गया तो प्लस में P नॉट 1 x2 इज इक्वल टू P नॉट 1, और ये पूरा P1 इधर आ गया, ये हो गया माइनस P1। सो ये पूरा टर्म माइनस P नॉट 1 इंटू x2 उधर गया, प्लस हो गया P नॉट 1 एज इट इज, ये P1 इधर आ गया, माइनस हो गया। और मेरी प्यारी दोस्तों, ये जो P नॉट 1 माइनस P1 है, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा P, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा P। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया किया। सो P नॉट 1 x2 हो गया, P नॉट 1 माइनस P1 हो गया डेल्टा P, हो गया डेल्टा P। डन 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 डन। चलो बढ़े आगे। ओके, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट हुआ, सॉल्यूशन हुआ, और अब हम आते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम के पास। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम का तो सबसे पहला है ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। देखो ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ कैसा होता है, HA स्प्लिट होता है इनटू H प्लस और A माइनस, ठीक है। कैसे स्प्लिट होता है, H प्लस और A माइनस। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। इनिशियल क्वांटिटी है 1 मोल, इसमें के बाहर जो गए वो है अल्फा। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर मेरे क्लास में है 100 बच्चे, कितने बच्चे 100 में से 50 बच्चे बाहर गए, तो पीछे कितने बचे 100 माइनस 50। वैसे ही 1 में से अगर अल्फा यूनिट्स बाहर गए तो पीछे बचे 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सो 1 मोल है, 1 मोल में से कुछ बाहर गए अल्फा, तो पीछे कितने बचे 1 माइनस अल्फा। अब मैम ये यूनिट्स ऑटोमेटिकली बाहर जाएंगे क्या, नहीं, इन सब को डिवाइड करना पड़ेगा बाय v, इन सब को डिवाइड करना पड़ेगा बाय v। सो व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा, सो अल्फा इज कॉल्ड एज द डिसोसिएशन, अल्फा इज कॉल्ड एज द डिसोसिएशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, यस और नो। सो 1 मोल का यूनिट है, 1 मोल के यूनिट से बाहर जो यूनिट्स गए दे आर कॉल्ड एज अल्फा अल्फा। अब पीछे कितने बचे 1 माइनस अल्फा। ये जो यूनिट्स बाहर गए ना, इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। डन। अब देखो ये यहां तक हो गया। अब हम लिखेंगे एसिड का कांस्टेंट होता है Ka। अब हम Ka लिखते कैसा है, एसिड का कांस्टेंट होता है Ka, तो उसके लिए हम लिखेंगे H इंटू A अपॉन HA, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम, H इंटू A अपॉन HA। सो HA है वो स्प्लिट कैसे हुआ, H प्लस A माइनस।
अब अल्फा इज द डिसोसिएशन, हम Ka कैसे लिखेंगे, H इंटू ए, HA अपॉन HA। सो ये वाला ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, ये वाला नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। अब देखो Ka इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H, देखो मैंने नीचे लिखी है अल्फा बाई वी। अब आप बोलोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, तो बॉस A की वैल्यू भी है अल्फा बाई वी। अब HA कितना है, कितना है HA, अरे बोलो बोलो, 1 माइनस अल्फा बाई वी। ठीक है, तो H है अल्फा बाई वी, A है अल्फा बाई वी, HA है 1 माइनस अल्फा बाई वी। इज देयर एनीथिंग वी कैन कैंसल, वी कैंसल। अल्फा इंटू अल्फा कितना होता है रे, अल्फा स्क्वायर। उसके बाद ये 3 v में से एक v बचा है, वो एक v आ गया नीचे। ये देखो 1 2 3, 3 v में से एक v बचा है, एक v आया नीचे। और क्या बचा है, 1 माइनस अल्फा, क्या बचा है, 1 माइनस अल्फा। समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, ये v के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, v के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 बाई v को हम बोलते हैं c, 1 बाई v को हम बोलते हैं c। तो ये कैसा हो गया, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर c, और नीचे आ गया 1 माइनस अल्फा। समझ में आया क्या हुआ? सो ये v के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 बाई v हुआ c, c यानी होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब नेक्स्ट चीज ये है, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि इट इज नियरली इक्वल टू 1। सो Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर c। ये रहा आपका फाइनल फॉर्मूला। फिर आप बोलोगे अल्फा निकालना होगा, तो अल्फा हम कैसे निकालेंगे, ये डाल दो अंडर रूट में Ka अपॉन c, अल्फा स्क्वायर है ना तो उसको अंडर रूट में डाल दो Ka अपॉन c। सो सिंपल है। HA कैसे स्प्लिट हुआ, H इंटू ए, फिर उसके बाद हम उसको लिखेंगे कैसे, H इंटू ए अपॉन HA। अब वो बाहर कैसे गया, 1 मोल था, अल्फा अल्फा बाहर गया, पीछे बचा 1 माइनस अल्फा। अब ये ऑटोमेटिक हुआ क्या, नहीं, हमने इसको डाल दिया वॉल्यूम में, पानी में, डिवाइड बाई v कर दो। Ka तो सबको लिखते आता है, H इंटू ए अपॉन HA। H कितना होता है, अल्फा बाई v, A कितना होता है, अल्फा बाई v, HA कितना होता है, 1 माइनस अल्फा बाई v। v कैंसल, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये 1 माइनस अल्फा एज इट इज, एक v एज इट इज। v के ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 है, 1 बाई v इज इक्वल टू c, डाल दो अल्फा स्क्वायर, इसके जगह आ जाएगा c, नीचे 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। फिर वो क्या हो गया, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर c। अल्फा कितना है, अंडर रूट Ka बाई c। डन? ओके, नेक्स्ट ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। सेम ऐसा ही वीक बेस का भी है, सेम ऐसा ही वीक बेस का भी है। अब देखो, अब मान लो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब H2O कैसे स्प्लिट होता है, H2O स्प्लिट होता है इनटू H प्लस और OH माइनस। अब ध्यान से सुनो, जब एसिड का कांस्टेंट हम लेते हैं तो हम लेते हैं Ka, बेस का कांस्टेंट हम लेते हैं तो हम लेते हैं Kb, और एसिड का कांस्टेंट Ka, बेस का कांस्टेंट Kb, वाटर का कांस्टेंट होता है Kw। क्या होता है, Kw। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, Kw इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, Kw इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, Kw इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O भी तुम लिख सकते हो, H इंटू OH अपॉन H2O। लेकिन ये H2O का वैल्यू इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इट्स नॉट नीडेड टू राइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करनी है, टेकिंग log on both sides, taking log on both sides।
ठीक है, दोनों साइड्स पे log ले लो। अब हम जब दोनों साइड्स पे log लेंगे तो क्या होगा, देखो log to the base 10 kW is equal to log to the base 10 h plus। अब log का इधर आता है एक रूल, और ये log का रूल क्या है, तो log का रूल है जब भी कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में हो और आप log लो तो वो आ जानी चाहिए एडिशन में। सो अब इधर हो गया प्लस log to the base 10 OH माइनस। समझ में आया क्या हुआ, तो मैंने दोनों साइड ले लिया log, और log का रूल क्या है, log का रूल है कि जब भी कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो वो हो जाएगी एडिशन। उसके बाद एक दो बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होने चाहिए। pH का फॉर्मूला होता है माइनस log टू द बेस 10 H प्लस, और POH का फॉर्मूला होता है माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस। ठीक है, सो pH का फॉर्मूला है माइनस log टू द बेस 10 H प्लस, POH का फॉर्मूला है माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस। अब यहां तक लिख दिया, log ले लिया log टू द बेस 10 KW, log टू द बेस 10 H प्लस, बीच में प्लस, log टू द बेस 10 OH माइनस। अब log लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो। अब देखो इधर log टू द बेस 10 KW है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस log टू द बेस 10 KW माइनस log टू द बेस 10 KW इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H प्लस। ये हो गया पहला, बीच की प्लस साइन एज इट इज, और अब ये जो ब्रैकेट है देखो ये, इसको भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस। समझ में आया, सो ये पूरे को भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, ये पूरे को भी, और इधर सामने तो नेगेटिव साइन आ ही गई, सो माइनस log ऑफ H प्लस, बीच की प्लस साइन, माइनस log ऑफ OH माइनस। अब बॉस तुम मुझे बोलो, माइनस log टू द बेस 10 KW इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H प्लस कितना होता है, माइनस log ऑफ H प्लस होता है PH, बीच की प्लस साइन एज इट इज, माइनस log ऑफ OH होता है POH। दैट्स इट, माइनस log ऑफ H प्लस होता है PH, बीच की प्लस साइन एज इट इज, माइनस log ऑफ OH होता है POH। डन। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट ही निकले उसके हमने, हाँ, उसके बाद अब माइनस log टू द बेस 10 KW की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 14। क्या है, 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 14 इज इक्वल टू PH प्लस POH। अब ये माइनस 14 अगर सामने आए तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और log 10 की वैल्यू 1 है, ये माइनस 14 आगे आया तो माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 14 इज इक्वल टू PH प्लस POH, PH प्लस POH। डन है, डन है, डन है। सो बेसिकली हुआ क्या, हमने ले लिया H2O जो स्प्लिट हुआ H प्लस और OH माइनस में। अब ये करने के बाद एक स्टेप आपको याद रखनी है, दोनों साइड log ले लो। अब log तो ले लिया, लेकिन log का एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन जो होगा log में वो एडिशन में जाएगा। सो क्या होगा, log ऑफ H प्लस, बीच में आएगा प्लस, log ऑफ OH माइनस। अब हमको क्या करना है, दोनों साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी माइनस, ये डब्बे में माइनस, ये डब्बे में भी माइनस। अब उसके बाद माइनस log ऑफ H प्लस की वैल्यू है PH, बीच की प्लस साइन एज इट इज, माइनस log ऑफ OH की वैल्यू है POH। अब माइनस log ऑफ KW कितना होता है, 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 14, ये माइनस 14 आगे आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी प्लस 14 इज इक्वल टू PH प्लस POH। डन। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सेम है ये ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, सेम पूरा ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ ही है, कोई फर्क नहीं है। वीक एसिड मतलब CH3COOH है,
कैसे स्प्लिट होगा, CH3 COO माइनस प्लस H प्लस। अब ये था इनिशियल अल्फा 1, बाहर गए अल्फा अल्फा, इनिशियल 1 था, बाहर अल्फा अल्फा गए, पीछे बचा 1 माइनस अल्फा। ऑटोमेटिक नहीं होगा, b से डिवाइड करो, कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, Ka लिख दो। Ka हम कैसे लिखेंगे, Ka कैसे लिखेंगे, CH3COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COOH। डन, ये लिख लिया। नाउ तो इट इज वेरी सिंपल, Ka इज इक्वल टू CH3COO माइनस कितना है, अल्फा बाई बी, H प्लस कितना है, अल्फा बाई बी, और CH3COOH कितना है, 1 माइनस अल्फा बाई बी। फिर हमने क्या किया था, वी कैंसिल, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। अब बॉस 1 बाई वी कितना होता है, 1 बाई वी होता है C, तो इधर सीधा आ जाएगा Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब 1 माइनस अल्फा इतना छोटा है कि इट इज नियरली इक्वल टू 1, तो Ka इज इक्वल टू सिर्फ बचा अल्फा स्क्वायर C। दैट्स इट, सेम डेरिवेशन है, सिर्फ उधर हमने HA लिया था, इधर एसिटिक एसिड ले लिया। दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट। हो गया, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। चलो डन, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। बस इसका तो वेटेज ही 8 मार्क्स है। सो यहाँ पे तो शॉर्ट कुछ आपके डेरिवेशंस तो है जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब इसमें से पहला डेरिवेशन है ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर पीवी वर्क डन। अब देखो सिंपल है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर मेरे से किसी ने पूछा मैम फोर्स कितना होता है, अगर मेरे से किसी ने पूछा कि मैम हाउ डू यू डिफाइन फोर्स, तो वर्क का तो फॉर्मूला मुझे पता है, क्या है वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट फोर्स पूछ लिया तो यहाँ पे मैं लिखूंगी P एक्सटर्नल इंटू A। अब आप बोलोगे मैम आपने सामने माइनस साइन क्यों लगाई है, तो बॉस मैंने सामने माइनस साइन लगाई है क्योंकि दैट माइनस साइन टेल्स मी, सामने माइनस साइन लगाई है क्योंकि माइनस साइन टेल्स मी वर्क इज डन फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। सो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, P एक्सटर्नल इंटू एरिया। अब आप बोलोगे मैम माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वर्क इज डन फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू फोर्स के यहां हम लिखेंगे माइनस P एक्सटर्नल, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू A फोर्स का हो गया, और D यानी डिस्प्लेसमेंट, D यानी डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला है माइनस P एक्सटर्नल इंटू A, और D आता है एज इट इज। अब ये A इंटू D क्या होता है, सो बॉस एरिया है A, D है डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम बोलते हैं डेल्टा V। तो अब हम क्या करेंगे, substituting this value in equation 1, substituting this value in equation 1. Now when we substitute this value in equation 1, it will be work is equal to minus P external, और A इंटू D के जगह आ जाएगा डेल्टा V। क्या आ जाएगा, आहो बोला 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 बोला, डेल्टा V। आता तुम्ही म्हणणार मॅम हे डेल्टा V काय असतं, तो बॉस डेल्टा V होता है W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। डेल्टा V होता है V2 माइनस V1। सो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
हाउ मच इज फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला है P एक्सटर्नल इंटू एरिया, लेकिन दिस वर्क इज हैपनिंग फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग, सो इट विल बी नेगेटिव, तो सामने माइनस साइन आ गई। अब आपको यही वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। W इज इक्वल टू फोर्स के जगह आएगा माइनस P एक्सटर्नल और फिर A एज इट इज, D एज इट इज। अब मैम ये A इंटू डी होता क्या है, तो बॉस A इंटू डी होता है डेल्टा V, सो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। देखो इसके पूरे के जगह आ गया डेल्टा V, और डेल्टा V को हम कैसे लिखेंगे, V2 माइनस V1। समझ में आया क्या बॉस? चलो बढ़े आगे। उसके बाद ये हो गया। अब देखो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। दिस कैन बी आस्क्ड फॉर अनदर 3 मार्क्स, दिस कैन बी आस्क्ड फॉर अनदर 3 मार्क्स। अब देखो उसके लिए ना आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P माइनस डेल्टा P। ये फॉर्मूला जिसको पता होगा वो बोलेगा मैम ऐसे कर दूंगा डेरिवेशन, इतना इजी है। सो यहाँ पे P एक्सटर्नल का फॉर्मूला है P माइनस डेल्टा P। अब देखो अब हम क्या करेंगे मैम, P एक्सटर्नल का फॉर्मूला तो हम समझ गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे W का फॉर्मूला विच इज योर वर्क का फॉर्मूला। लेकिन बोर्ड बोल रहा है मैम ब्रेक ले लो, व्हाट डू यू थिंक? बोर्ड इज लाइक मैम आई एम तो डन फॉर टुडे, रुको। चलो हाँ, सो अब P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P माइनस डेल्टा V। अब डेल्टा P, अब W का फॉर्मूला है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। W का क्या फॉर्मूला है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। बट ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं ये हम किसके लिए कर रहे हैं, तो ये हम बहुत ही छोटे बदलाव के लिए कर रहे हैं, फॉर इनफाइनाइट सिमल चेंज। इसीलिए हम W नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल और डेल्टा के जगह लिखेंगे D और V एज इट इज। सो P एक्सटर्नल का फॉर्मूला है P माइनस डेल्टा P। उसके बाद W का फॉर्मूला क्या है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब वर्क का वैल्यू इतना छोटा है, इतना छोटा है, या हम ऐसे बोलेंगे फॉर इनफाइनाइट सिमल चेंज, उसको हम लिखेंगे dW, फिर उसके बाद P एक्सटर्नल एज इट इज, डेल्टा V एज इट इज। अब डेल्टा की जगह हमने D लिख दिया, उसके बाद dW इज इक्वल टू माइनस साइन तो एज इट इज है, P एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है, P माइनस डेल्टा P है, डेल्टा को मैंने लिख दिया D, डेल्टा को मैंने लिख दिया D, तो ये माइनस साइन P माइनस DP और इधर वाला dV एज इट इज, नथिंग हैज चेंज। बताओ क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, W का फॉर्मूला माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, डेल्टा के जगह लिख दिया dV, W के जगह dW। अब P एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करो, सामने आएगी माइनस साइन, सो P माइनस डेल्टा के जगह आएगा DP, डेल्टा के जगह आएगा DP। अब हम करेंगे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई dV से, dV अगर ये P के पास गया तो सामने माइनस साइन है, माइनस P dV, dV अगर ये P के पास गया सामने माइनस साइन है तो माइनस P dV, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, और यहां पे हो जाएगा dV dP, dV dP। ये देखो ये dV P के पास गया माइनस P dV, कि सामने माइनस साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा dV dP। अब बॉस ये dV dP का वैल्यू इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि इट इज नियरली नेग्लिजिबल। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, dW इज इक्वल टू माइनस P dV। कैसे लिखेंगे, dW इज इक्वल टू माइनस P dV। समझ में आया? तो पहले हमने क्या किया, W का फॉर्मूला लिख दिया माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब बहुत छोटे वैल्यू के लिए है
तो dw लिख लिया, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा साइन के जगह लिख दिया dv। अब p एक्सटर्नल का वैल्यू तो आपको पता है, p माइनस डेल्टा p, सामने का माइनस साइन एज इट इज p माइनस डेल्टा p, और इधर है dv, dv को p से मल्टीप्लाई करो, माइनस p dv, माइनस इंटू माइनस प्लस dv dp। अब dv dp इज सो स्मॉल कि इट इज नियरली नेग्लिजिबल, इट इज नियरली नेग्लिजिबल। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये ऐसे शुरू हो रहा है कि नहीं, अरे हो कि नहीं, यस। यहां पे रहेगी शुरू होने वाली वैल्यू इनिशियल, यहां पे रहेगी फाइनल। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, माइनस साइन कभी भी इंटीग्रेशन के बाहर आती है, शुरू होता है v1 से, खत्म होता है v2 को, डेल्टा v है ना, तो डेल्टा v मतलब शुरू होता है v1 से, खत्म होता है v2 को, और यहां पे आ जाएगा p dv। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम v1 एंड्स एट v2, और यहां पे आएगा p dv। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो अब ये ना पूरा साप और इनिशियल और फाइनल हटा के हम इसके जगह सीधा लिख देंगे w मैक्स, यानी कितना ही होगा ना मैक्सिमम, माइनस साइन इधर है v1 v2 p dv, खत्म बात, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, आइडियल गैस इक्वेशन होता है pv इज इक्वल टू nRT, बट p कितना होता है, nRT बाई v, p कितना होता है, nRT बाई v। अब p की वैल्यू डाल दो, w max इज इक्वल टू माइनस p के जगह क्या आएगा, nRT बाई v, और ये dv एज इट इज। तो मैंने क्या किया, अभी क्या किया, p का वैल्यू डाल दिया, nRT बाई v। अब लॉग का एक इंटीग्रेशन का एक और रूल है कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इनको लेकर आओ बाहर, तो बाहर लेकर आए तो nRT बाहर आ जाएगा, माइनस साइन तो है ही, nRT बाहर आ गया, माइनस nRT, v1 टू v2 है, v1 टू v2 है, और इधर बचा dv बाई v। समझा कि नहीं समझा? सो अब क्या हुआ, मैंने nRT को बाहर ले लिया, माइनस nRT, शुरू हुआ v1 से v2 पे, और यहां पे बचा अभी dv अपॉन v। देखो यहां पे लिख रही हूं, w max इज इक्वल टू v1 टू v2, अब यहां पे होगा माइनस nRT dv बाई v। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका लेंगे लॉग, बट कैसे लिखेंगे, w max इज इक्वल टू माइनस nRT। अब ये जो पूरा सांप है ना, इस सांप को हटा दो और इधर हम लिखेंगे ln, सांप को हटा दो और लिखेंगे ln ऑफ v, और ये शुरू होता है v1 टू v2 पे। तो हमने क्या कर दिया, ये पूरा सांप को हटा दिया और उधर लिखा ln ऑफ v, शुरू होता है v1 से v2। नाउ बॉस देयर इज अ रूल कि अगर वो कभी भी, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, तो अब फॉर्मूला ये है माइनस nRT अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कैसे हो गया बताओ, तो ये हो गया ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1। अब एक और फॉर्मूला है, जब वो होते हैं माइनस में उसको कन्वर्ट करो डिवीजन में, तो वो हो गया v2 अपॉन v1। सो w max इज इक्वल टू माइनस nRT अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1। रूल क्या है, माइनस में होगा तो डिवीजन में लेके जाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ln है, log टू द बेस e एक्सपोनेंशियल, अपने को इसको करना है log टू द बेस 10। तो हम क्या करेंगे, w max इज इक्वल टू, अब ये ln को log टू द बेस 10 करना है, माइनस साइन तो एज इट इज है, उसको मल्टीप्लाई करो एक नंबर से विच इज 2.303। सो 2.303 से मल्टीप्लाई किया, nRT log टू द बेस 10
V2 अपॉन V1। अब एक और चीज याद रखना कि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन इनवर्स होता है। सो W max इज इक्वल टू 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2. So in short you got two formulas. One is V2 upon V1 and one is P1 upon P2. Both are very 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 important. ठीक है, क्लियर है सबको इधर तक? ये पूरा का पूरा डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं किया, P एक्सटर्नल की वैल्यू डाल दी P माइनस डेल्टा P, उसके बाद मल्टीप्लाई किया dV इंटू P माइनस P dV, माइनस इंटू माइनस प्लस dV dP, फिर इंटीग्रेट करते टाइम अभी प्रेशर की वैल्यू डाल दी nRT बाई V, कॉमन टर्म्स को बाहर ले लिया माइनस nRT dV बाई V। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, ये पूरा सांप हटाया और लॉग ले लिया। ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ V1, माइनस में है तो जाएगा डिवीजन में, तो क्या हो गया ln V2 अपॉन V1। और ये ln को हटाना था और उसके जगह करना था log टू द बेस 10, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 से। डन। चलो उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। Obtain the work done in a chemical reaction. Obtain the work done in a chemical reaction. करे। ठीक है मैम। What is this formula? W is equal to minus P external delta V. ये है आपका फॉर्मूला। अब मैं बस एक चीज कर रही हूं। क्या है मैम वो एक चीज? वो एक चीज ये है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग P एक्सटर्नल आई एम राइटिंग ओनली P, और फिर यहां पे आएगा डेल्टा V। सो P एक्सटर्नल के जगह मैंने सिर्फ लिख दिया डेल्टा V। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? सो W इज इक्वल टू माइनस P। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा V? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा V? अरे बोलो V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। सो W का फॉर्मूला है V2 माइनस V1, समझ में आया? सो W का फॉर्मूला है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। P एक्सटर्नल को हम लिखेंगे P, सो वो हो गया माइनस P डेल्टा V। अब डेल्टा V क्या है? V2 माइनस V1, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, ये हुआ माइनस P इंटू V2 P V2, माइनस इंटू माइनस प्लस P इंटू V1 P V1। समझ में आया क्या? सो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। W इज इक्वल टू माइनस P इंटू V2 माइनस P V2, माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस V1। अब ये V2 का वैल्यू कितना है, P V1 का वैल्यू कितना है? तो देखो P V1 का वैल्यू होता है N1RT, P V2 का वैल्यू होता है N2RT। सो P V1 इज N1RT, P V2 इज N2RT। अब देखो W इज इक्वल टू P V2 कितना है, P V2 कितना है? तो देखो सामने की माइनस साइन एज इट इज, सामने की माइनस साइन एज इट इज, सामने की माइनस साइन एज इट इज। P V2 की वैल्यू है N2RT, बीच का प्लस एज इट इज, और P V1 की वैल्यू कितना है? N1RT। अब आप बोलोगे मैम इधर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि RT दिख गया कॉमन, तो RT को ले लो कॉमन, टर्म्स को रीअरेंज करो। अब ये जो माइनस साइन है ये सामने है, ये जो माइनस साइन है ये सामने है, माइनस साइन है ये सामने है, तो ये तो माइनस साइन एज इट इज रह गई, और ये टर्म्स को अब हम करेंगे N2 माइनस N1, क्योंकि ये माइनस साइन पूरे के पूरे टर्म को एप्लीकेबल है, तो सामने की माइनस साइन एज इट इज, सामने की माइनस साइन एज इट इज, तो ये हो गया N2 माइनस N1। अब क्या बचा? W इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है, N2 माइनस N1, ये हो गया RT,
सामने की माइनस साइन एज इट इज, n2 माइनस n1 को हम बोलेंगे डेल्टा n, और ये हो गया RT। नाउ बिकॉज वी हैव टू फाइंड इट इन गैसियस फेज, वहां पे लिख दो G, वहां पे लिख दो G। समझ में आया क्या? तो मैंने कुछ नहीं किया, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V लिखा, P एक्सटर्नल को P लिख दिया, डेल्टा V होता है V2 माइनस V1, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, माइनस PV2 माइनस इंटू माइनस प्लस V1 PV1। अब PV1 कितना होता है N1 RT, अरे हो बोला हो। PV2 कितना होता है N2 RT, अरे हो बोला हो। अब देखो PV2 कितना है, सामने का माइनस साइन एज इट इज, PV2 है N2 RT, माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, और फिर ये इधर हुआ था ना, फिर N1 RT, या तो ऐसे सोचो ना, PV1 का वैल्यू डाल दो N1 RT, अब सामने का माइनस साइन एज इट इज, RT कॉमन, N2 माइनस N1। अब इसको हम लिखेंगे डेल्टा N, सामने की माइनस साइन एज इट इज, एंड RT इज कॉमन। जमया कि नहीं? चला डन। अब obtain the relationship between delta H and delta V नहीं है, ये डेल्टा U है। So obtain the relationship between delta H and delta U। अब कैसा निकाले रिलेशनशिप डेल्टा H और डेल्टा U का? सो ये है अपना फॉर्मूला, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। वेरी गुड। अब तुम दिमाग लगाओगे कि ये डेल्टा V होता कितना है, तो मेरे गजनी, ओ मेरे गजनी, हो कि नहीं? ठीक है बगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू V2 P V2, बीच का माइनस साइन एज इट इज, P इंटू V1 P V1। जमया कि नहीं? जमया कि नहीं? जमया कि नहीं? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा V होता है V2 माइनस V1, मल्टीप्लाई करो P V2 माइनस P V1। अब देखो P V1 है N1 RT, P V2 है N2 RT। अब हम डालेंगे टर्म्स, कैसा डालेंगे? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P V2 कितना है? P V2 है N2 RT, बीच में माइनस साइन एज इट इज, P V1 कितना है? N1 RT। अब तुम बोलोगे मैम फिर से कोई तो कॉमन दिख रहा है, हु इज दैट कॉमन? तो वो कॉमन है, बीच का प्लस साइन एज इट इज, डेल्टा U प्लस, हु इज दैट कॉमन? RT कॉमन। अब N2 माइनस N1 आएगा, N2 माइनस N1। अब N2 माइनस N1 होता क्या है? वो होता है डेल्टा N। तो ये हो गया डेल्टा N और ये हो गया RT। नाउ बिकॉज इट इज हैपनिंग इन गैसियस स्टेट, ये हो गया G। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। समझ में आया क्या? चलो डन डना डन डन डना डन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट। कौन सा शॉट? स्क्रीनशॉट।
चलो बॉस, डन 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 डन। ओके, अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर के पास, विच इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बट आप बोलोगे मैम यहाँ तो सीधा काइनेटिक्स आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ना बहुत सारे क्वेश्चंस आर मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड, बट मेनली जब क्वेश्चंस आते हैं दे कम फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स है, उसमें से ये 5 चैप्टर्स से ही डेरिवेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंटली आते हैं। अब इसमें आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो, अगर एक रिएक्शन है जहां पे A से B में कन्वर्जन हो रहा है, सो देयर इज दिस रिएक्शन जहां पे A से B में कन्वर्जन हो रहा है, अब तुम इसका रेट कैसे लिखोगे? तो इसका रेट हम लिखेंगे -dA/dt। इसका रेट हम कैसे लिखेंगे? -dA/dt। दिस इज वन मेथड। अनदर मेथड हम लिख सकते हैं K into A। K है आपका रेट कांस्टेंट, तो K को वो डायरेक्टली मतलब K इज द रेट कांस्टेंट और A है आपका रिएक्टेंट। सो रेट लिखने के 2 तरीके हैं। पहला -dA/dt, और मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स के वन शॉट में ही बताया था, रिएक्टेंट कम 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 होते जाता है, इसीलिए माइनस with respect to time, so dt, so -dA/dt is equal to K into A। अब मैं एक काम करूंगी, मैं 2 काम कर लो, ठीक है? ये -dA/dt को उधर लेती हूँ, इसको इधर ले लेती हूँ, तो ये हो गया -K into A is equal to dA अपॉन dt। समझ में आया कि नहीं आया? इधर तक क्लियर? क्या किया? ये Ka को उधर ले लिया, -K, dA/dt को इधर ले लिया। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। -K, अब ये dt को मैंने इधर ले लिया, ये -K into A है, dt को इधर ले लिया, -K into dt is equal to डेल्टा A, और ये A आएगा नीचे। समझ में आया क्या किया? नहीं आया? वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। ये A को नीचे लिया, dt को उधर लिया, दैट्स इट। अब ध्यान से सुनो, अब हम क्या करेंगे? मान लो इनिशियल क्वांटिटी, लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी स्टार्टिंग की क्वांटिटी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो हमने ले लिया A0, बट टाइम कितना होना चाहिए? एट t इक्वल टू 0। सो स्टार्टिंग में जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लिया A0 और टाइम ले लिया t0, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है, यानी जब खत्म होने आया तो हमने ले लिया AT और टाइम कितना ले लिया? एट टाइम t इक्वल्स टू t। सो जब शुरू हुआ था तो हमने ले लिया A0, खत्म हो रहा था तो हमने ले लिया AT। अब देखो मैं क्या कर रही हूं, अब ये इंटीग्रेशन की साइन बना दो, साफ बना दो, साफ। शुरू हो रहा है A0 से, खत्म हो रहा है AT को, वेरी गुड, और इधर आ जाएगा dA अपॉन A। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो dA अपॉन A शुरू हो रहा है A0 से, खत्म हो रहा है AT को। अब एक और साफ बना दो, क्योंकि ये भी तो है, और मैंने आपको अभी भी सिखाया था ना Wmax वाले डेरिवेशन में कि माइनस साइन और कांस्टेंट कभी भी बाहर आते हैं। सो माइनस साइन और कांस्टेंट बाहर, यहाँ पे dt, और ये शुरू हो रहा है 0 से, खत्म हो रहा है t पे। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग टू t। सो ये इनिशियल A0 खत्म हो रहा है AT पे, उसके बाद dA/A लिख दो, dA/A लिख दो। अब मुझे बताओ कि टाइम का हमने कैसे किया? हाउ डिड वी डू फॉर टाइम? तो हाउ डू वी डू दिस? तो ये देखो A0 टू AT हो गया, और यहाँ पे आ गया dA/A। अब सेम वी विल डू फॉर दिस, 0 टू t, माइनस साइन उधर आ गया, और ये रहा K, और फिर ये रहा dt। अब हम इसको कैसा करेंगे? ध्यान से सुनना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अब ये साप तो मान लो बन गया, A0 टू AT, ठीक है, और इधर हो गया dA अपॉन A इज इक्वल टू, ये सब लिख के भी कोई मतलब नहीं है, तो -K इंटू dt लिख देती हूँ। अब वो वैल्यू इतनी स्मॉल है, वो भी लिख के मतलब नहीं है, तो मैं K इंटू t ही लिख देती हूँ, बिकॉज टाइम इज गोइंग फ्रॉम 0 टू t। अब मैंने आपको अभी एक रूल बताया था,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कैसे होगा, ln ऑफ अपर लिमिट है a0, लोअर लिमिट है 80, ठीक है, क्या उल्टा लिखा मैंने, नहीं हाँ उल्टा लिखा, अपर लिमिट है 80, लोअर लिमिट है a0, सो 80 माइनस a0 इज इक्वल टू माइनस kt, याद आया। और मैंने इधर लॉग का एक और रूल बोला था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कर दिया, 80 माइनस a0। अब ये जब माइनस में होता है तो ये चले जाएगा डिवीजन में, सो ln ऑफ 80 अपॉन ln ऑफ a0 इज इक्वल टू माइनस kt, इज इक्वल टू माइनस kt। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पे ले लो k को, ये माइनस 1/t यहां पे आ जाएगा, लेकिन अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ये t इधर आ गया, माइनस के उधर चला गया, k हो गया, ये 1/t। अब ध्यान से सुनो, यहां पे सामने माइनस साइन थी, अब वो माइनस साइन जब लॉग पे आ जाती है तो ये टर्म्स हो जाते हैं इंटरचेंज, ये टर्म्स हो जाते हैं इंटरचेंज। तो ये हो गया ln ऑफ a0 बाय 80। आप बोलोगे मैम 80 बाय a0 था ना, तो ये माइनस 1/t इधर आया, और जब लॉग में माइनस 1 लॉग से माइनस साइन आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो टर्म्स इंटरचेंज हो जाते हैं। नाउ आई कैन डू वन थिंग, ये ln है, इसको मुझे log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 a0 अपॉन 80। समझ में आया। सो मैंने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2.303। इफ यू रिमेंबर मैंने वहां पे भी ऐसे ही किया था, कहां पे, W मैक्स के डेरिवेशन में। I multiplied it by which number? अरे बोलो बोलो, I multiplied it by 2.303। डन, कुछ भी नहीं किया, ये देखो dA by dt और ये माइनस के dt, इसको सीधा kt लिख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस में है डिवीजन में आ जाएगा माइनस kt, k उधर गया प्लस के, माइनस 1/t, लेकिन माइनस साइन लॉग से मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगे, तो a0 अपॉन 80। डन। हाफ लाइफ ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ? तो बस हाफ लाइफ का मतलब है, मान लो आपने इनिशियल रिएक्टेंट्स लिए होंगे 100, आपने इनिशियल रिएक्टेंट्स लिए होंगे 100, सो इनिशियल 100 है और प्रोडक्ट कुछ नहीं है। अब धीरे 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 रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट को 100 का 50 होने में, रिएक्टेंट को 100 का 50 होने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। सो बेसिकली हाफ लाइफ का मतलब है इनिशियल क्वांटिटी जितनी थी उसका आधा होने में जो टाइम लगता है, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड for the initial quantity to become its half, time required for the initial quantity to become its half। so initial का आधा होने में, जैसे 100 का 50 होने में या 200 का 100 होने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल क्वांटिटी टू बिकम इट्स हाफ। अब देखो आपका फॉर्मूला क्या आया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log to the base 10 a0 अपॉन 80, ये आपका फॉर्मूला आया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, आपका लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आपका इनिशियल क्वांटिटी कितना था, लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी a0 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन उसका आधा होगा, which will be a0 by 2। so अगर स्टार्टिंग में मान लो 100 है तो हाफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, 100 by 2। वैसे ही इनिशियल क्वांटिटी अगर a0 है तो फाइनल कितनी होगी, a0 by 2, और कितने टाइम पे, तो बॉस एट t इक्वल्स टू t हाफ, ठीक है, t इक्वल्स टू t हाफ। सो इनिशियल क्वांटिटी a0 है तो फाइनल होगी a0 by 2 और टाइम कितना लगेगा, हाफ, t हाफ। तो k इज इक्वल टू 2.303, t के जगह आएगा t हाफ log टू द बेस 10
अब a नॉट आएगा एज इट इज और 80 आएगा a नॉट बाई 2, 80 आएगा a नॉट बाई 2। अब क्या क्या बचा, अब तुम मुझे बताओ क्या क्या बचा, व्हाट ऑल इज रिमेनिंग। log टू द बेस 10 सिर्फ 2 ही बचा है, सिर्फ क्या बचा है, 2 ही बचा है। अब log 2 की वैल्यू कितनी है, 2.303 t हाफ log टू द बेस 10 0.3010। कितनी है log 2 की वैल्यू, 0.3010। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या होगा मुझे बताओ, मैंने क्या किया, 2.303 अपॉन टी हाफ log टू द बेस 10 a नॉट 80 है a नॉट बाई 2। अब क्या होगा, 2 की वैल्यू log 2 कितनी की वैल्यू कितनी है, 0.3010। ओके 0.3010, यस 0.3010। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 0.693 अपॉन टी हाफ। अब आप बोलोगे मैम आपने मल्टीप्लीकेशन कैसे लर्न किया, क्योंकि डेरिवेशन है, पता है क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने कैसे लर्न किया, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0.693, दैट्स इट, गेम ओवर, 0.693। अरे बोलो बोलो 0.693, डन डना डन डन डना डन डन डना डन। चलो बढ़े आगे। ओके, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, लेट इनिशियल क्वांटिटी या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी स्टार्टिंग में कितना था, लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी पी आई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पी आई ले लिया और उसको कम कर दो, रिड्यूस्ड बाय एक्स अमाउंट। ठीक है, सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लिया पी आई, उसको एक्स अमाउंट से कम कर दिया, तो पी ए इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, इनिशियल क्वांटिटी है पी आई, एक्स अमाउंट से कम कर दिया तो वो हो जाएगा पी आई माइनस एक्स। सो इनिशियल क्वांटिटी ले लिया पी आई, एक्स अमाउंट से कम कर दिया तो पी आई माइनस एक्स। उसके बाद पी बी और पी सी की वैल्यू होगी एक्स, पी बी और पी सी की वैल्यू होगी एक्स। यहां तक सबको क्लियर है। सो पी ए होगा पी आई माइनस एक्स और पी बी और पी सी होगा एक्स। अब अगर मैं बोलूं टोटल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। कैसे निकालेंगे टोटल प्रेशर, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। कैसे निकालेंगे टोटल प्रेशर, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। पी ए कितना है, पी आई माइनस एक्स, ये पी ए प्लस पी बी कितना है एक्स प्लस पी सी कितना है एक्स। अब क्या क्या बचा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, बचा पी आई प्लस एक्स। यस और नो, ये देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, क्या बचा रे, क्या बचा रे, पी ए इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स। अब x निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, पी ए माइनस पी आई। कैसे निकालेंगे x, पी ए माइनस पी आई। पी ए उधर ही है, पी आई को उधर लेके जाओ, माइनस हो गया। अब x की वैल्यू आपके पास आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट करो, किसमें सब्स्टिट्यूट करो, इन इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट करोगे इन इक्वेशन 1 तो क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी आई। ठीक है, पी आई, अब x के जगह देखो इधर आ गया माइनस, x के जगह आएगा पी ए माइनस पी आई। ठीक है, सो मैंने बेसिकली क्या किया, पी ए इज इक्वल टू पी आई, माइनस साइन एज इट इज, x के जगह मैंने लिख दिया पी ए माइनस पी आई, क्योंकि वही तो x की वैल्यू है। अब दो पी आई हो गए तो ये हो गया ट्वाइस पी आई, और
ट्वाइस पी आई, पी आई पी आई, ट्वाइस पी आई माइनस पी ए, खत्म, ट्वाइस पी आई माइनस पी ए। अब लिख दो आपका फॉर्मूला, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नॉट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन AT। अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखो, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10, A नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो मैंने लिख दिया PI, A नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो मैंने लिख दिया PI, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 2PI माइनस P, 2PI माइनस P, समझ में आया? सो 2PI माइनस P इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल A नॉट हमने लिया था PI, फाइनल हमने ले लिया 2PI माइनस P, क्या ले लिया? 2PI माइनस P। समझ में आया क्या? चलो देन, अब देखो ये जो जीरो ऑर्डर है इधर, जीरो ऑर्डर ना फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जीरो ऑर्डर इज एग्जैक्टली लाइक फर्स्ट ऑर्डर। चलो नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेम आपको फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही करना है, ओनली वन स्लाइट डिफरेंस इज देयर कि ये थोड़ा ज्यादा इजी है। इसमें बेसिकली एक स्टेप कम करना है, एक स्टेप कम करना है। सो हाउ डू वी राइट दिस? रेट इज इक्वल टू कैसे लिखना सिखाया है? रेट माइनस डी ए अपॉन डी टी, एंड रेट लिखने का एक और तरीका है K इंटू ए, K इज द रेट कॉन्स्टेंट। कोई प्रॉब्लम? नो। नाउ हाउ डू वी शिफ्ट दिस? तो देखो रेट इज इक्वल टू, ये KA इधर आ गया, ये हो गया माइनस K इंटू ए, ये उधर चला गया DA बाय DT। यहां तक तो सब कुछ सेम है। अब हम करेंगे पिक्चर में एक ट्विस्ट, पिक्चर में हम करेंगे एक ट्विस्ट, एंड व्हाट इज दैट ट्विस्ट इन द पिक्चर? तो देखो रेट इज इक्वल टू माइनस के, ए के जगह लिख दो dt, ए के जगह लिख दो dt, ए के जगह लिख दो dt, और ये हो गया dA, dt के जगह आएगा a, dt के जगह आएगा a, तो माइनस के, ये a नीचे जाएगा, dt उधर जाएगा, माइनस के dt, और a नीचे आ गया। अब वही सब कुछ करना है। कितना लिया था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नॉट एट टाइम t इक्वल टू अंडे का फंडा, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल लिया था AT एट t इक्वल्स टू t। अब हम बनाएंगे साप, यानी अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो ये शुरू कर दिया A नॉट से, खत्म कर दिया AT को, शुरू कर दिया A नॉट से, खत्म कर दिया AT को, DA अपॉन A, DA अपॉन A इज इक्वल टू माइनस साइन और कॉमन टर्म्स बाहर, फिर 0 टू t, और इधर हम क्या लिखेंगे dt। अब मैंने आपको बोला है यार वैसे भी कि ये पूरा लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये इधर ऐसे करेंगे ln ऑफ a, ये शुरू होता है a नॉट से, खत्म होता है at को, इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी, क्योंकि t इज गोइंग फ्रॉम 0 टू t, सो इट इज नॉट मेकिंग मच डिफरेंस। और ये लिखने के बाद मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड एज योर अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड एज योर लोअर लिमिट। तो हम करेंगे माइनस ln ऑफ AT माइनस ln ऑफ A नॉट इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस KT। दैट इज इट। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln ऑफ AT माइनस A नॉट इज इक्वल टू
minus KT. So these were some important reactions from physical chemistry. अब जो लोग तोड़ कर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए रिवीजन कि ध्यान से देखो What is wrong with this? ठीक है, anyways चलो I will give you the crisp of what is important. सोल्यूशन में वो जो 4 डेरिवेशन है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑल 4 आर इंपॉर्टेंट. सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का इंपॉर्टेंट है. थर्मोडायनेमिक्स के इनफैक्ट सभी डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. और केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट मिस दीज मेन फॉर्मूलाज. ये बात हमेशा ध्यान रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन फॉर्मूलाज है विच यू शुडंट मिस. ओके, एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ राइट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. और जाने से पहले एक रिमाइंडर यार, अभी तक एमवीसैट के लिए रजिस्टर नहीं किया है बॉस तो बहुत लेट कर रहे हो, क्योंकि फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस मिलने वाले हैं and trust me, it's going to be a super amazing experience. So link is in description. जल्दी से जाके रजिस्टर करो, टेस्ट भी दो और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो. और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो भी बताओ. So that's all for today, my dear students. See you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling. Bye bye.